हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो मैंने जो है ना कुछ समय पहले प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर 2 क्लासेस करवाई थी आपको, जिसमें कि पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें जो हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण को पढ़े थे कि किन कारणों के कारण जो है ये प्रथम विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। तो आज हम जो है उसी टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम इसकी घटनाओं को देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी घटनाएं घटित हुई, कैसे कैसे देशों की एंट्री इसमें हुई और कैसे कैसे यह युद्ध आगे बढ़ा। तो इस क्लास को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन 2 क्लासों को देखें, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ आएगी, वरना ये क्लास आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इसके कारणों को पढ़ें, क्योंकि कोई चीज़ का कारण होता है किसी युद्ध होने का, तो कारण का जब हमें पता चलता है तभी हमें घटनाओं के बारे में पढ़ने से समझ में आता है। उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। तो आज जो है हम प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं को पढ़ने वाले हैं, इवेंट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो बात हो रही है 28 जुलाई 1914 की। ठीक है, 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ऑस्ट्रिया जो था उसने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया वर्सेस सर्बिया, ठीक है, ये दोनों देश जो थे एक दूसरे के अपोजिट थे। सर्बिया के पास कौन कौन से थे? वो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस, ये इस साइड थे। जबकि ऑस्ट्रिया के पास शक्तिशाली देश कौन सा था? जर्मनी। तो ये आप जब कारण वाली क्लास देखेंगे पिछले 2 पार्ट, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया। अगले दिन ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पर बमबारी की। इस पर रूस का जो युद्ध मंत्री था वो जार से अनुमति लेकर सेना सहित सर्बिया का साथ देने के लिए रवाना हो गया। मतलब ऑस्ट्रिया ने अटैक कहाँ किया? सर्बिया के एक शहर बेलग्रेड पर बमबारी की, बम फेंक के। ठीक है, तो जब रूस को मंत्री, क्योंकि रूस जो था वो सर्बिया की तरफ ही था। रूस मैंने बताया था ना, रूस हो गया, इटली हो गया, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सभी सर्बिया की साइड थे। तो जब रूस के युद्ध मंत्री को पता चला कि ऐसे ऐसे युद्ध स्टार्ट हो गए हैं ऑस्ट्रिया और सर्बिया में, और उसने बमबारी की है ऑस्ट्रिया ने, तो युद्ध मंत्री जार कौन था? रूस के राजा को क्या कहा जाता था? जार। तो रूस के युद्ध मंत्री ने जार से, मतलब राजा से अनुमति लेकर सेना लेकर जो है सर्बिया के हेल्प करने के लिए पहुंच गया। जब रूस जो है युद्ध में भाग लेने लगा तो जर्मनी भी ऑस्ट्रिया की सहायता करने के लिए पहुंच गया। मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रिया की साइड शक्तिशाली देश कौन सा था? जर्मनी। तो 31 जुलाई 1914 को जर्मनी ने रूस को 12 घंटे के अंदर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सभी सैनिक तैयारियां बंद करने की चेतावनी दे दी। तो जर्मनी जब युद्ध में एंटर हुआ तो जर्मनी ने क्या किया? धमकी दी। किसको? रूस को, क्योंकि रूस उसकी हेल्प करने के लिए आया था। तो रूस को उसने धमकी दी और कहा कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो तुम ऑस्ट्रिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, उसके साथ युद्ध करने की या उसके ऊपर बमबारी करने की, उस सभी को, तैयारियों को यहीं पर रोक दो। ठीक है, ये धमकी कौन दे रहा है? तो ये जर्मनी देश दे रहा है। किसको? ये दे रहा है रूस को। रूस ने इस चेतावनी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, कि रूस जो देश था उसने इस वार्निंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब जर्मनी को गुस्सा आया कि रूस जो है वो मेरी बात नहीं मान रहा है, इतना शक्तिशाली मैं देश हूँ, और जबकि रूस जो है, रूस की सेना और रूस का युद्ध मंत्री मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद फ्रांस जो था, फ्रांस भी युद्ध में मित्र राष्ट्रों की, अब फ्रांस भी किस साइड है? फ्रांस भी रूस की साइड है। आप एक पार्ट नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फ्रांस, ठीक है, प्लस रूस प्लस इंग्लैंड प्लस इटली प्लस पुर्तगाल और सर्बिया। ठीक है, ये एक साइड है, आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक साइड देश है। ठीक है, अब इनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? तो इनके खिलाफ जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया और एक आधे देश हो रहा है, लेकिन इसमें मेन कौन से हैं? जर्मनी और ऑस्ट्रिया ही हैं। तो याद रखिएगा, अब रूस युद्ध में आ गया जर्मनी के खिलाफ। इसके बाद फ्रांस को भी पता चला, तो फ्रांस ने भी युद्ध में एंट्री कर ली। आप इसको एक कहानी की तरह समझेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
तो फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो गया। तो 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध घोषणा कर दी। जब जर्मनी देश को पता चला कि फ्रांस जो है उसने भी युद्ध में एंट्री कर ली है, तो जर्मनी ने रूस को तो पहले धमकी दे रखी थी कि हम युद्ध करेंगे, अब उसने फ्रांस को भी ललकार लिया कि हम आपके साथ भी युद्ध करेंगे 3 अगस्त को। इसी समय इटली ने भी घोषणा की कि वह किसी भी और राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल नहीं होगा। वैसे तो इटली जो था वो फ्रांस, रूस और इंग्लैंड की तरफ था, लेकिन जब युद्ध इतना छिड़ रहा था तो इटली ने थोड़ा सा अकेलापन लिया कि आप युद्ध करते रहो, हम किसी की साइड नहीं है, हम युद्ध से दूर ही रहेंगे। ना तो हम जर्मनी की साइड ले रहे, ना ही हम रूस या फ्रांस की साइड ले रहे। अब एंट्री होती है इंग्लैंड की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण देश है। इसकी सैनिक शक्ति काफ़ी स्ट्रोंग थी। तो जब इंग्लैंड का युद्ध में प्रवेश, कि इंग्लैंड का विदेश मंत्री कौन सा था, कोई यहाँ पे हो गया ग्रे, याद रखें इंग्लैंड, ये पूछ भी सकता है आपको कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का विदेश मंत्री कौन था, तो ग्रे। उसने प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने सोचा कि युद्ध यहीं रुक जाए, लेकिन उसकी जो सारी कोशिश थी वो नाकाम हो गई, युद्ध नहीं रुक रहा था। रूस और फ्रांस के साथ हुए समझौते के मुताबिक उसे युद्ध में भाग लेना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है रूस और फ्रांस जो देश थे उनके साथ एक संधि की हुई थी कि अगर आपके खिलाफ ऑस्ट्रिया युद्ध छेड़ता है या जर्मनी युद्ध छेड़ता है तो हम आपका साथ देंगे। तो इंग्लैंड को जो है इनका साथ देना पड़ा। और इंग्लैंड की जो जनता थी वो युद्ध नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि युद्ध में सिर्फ पैसा खर्च होना है, सेना की हानि हो रही है और सारी व्यवस्था जो है बिगड़ जाएगी। इसलिए इंग्लैंड की जो ज़्यादातर जनता थी वो युद्ध का विरोध कर रही थी। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल और पार्लियामेंट को युद्ध के पक्ष में करना ग्रे के लिए काफ़ी कठिन कार्य था। वहाँ की जनता को, वहाँ की सरकार को, सरकार के मेंबर को जो है उसके लिए राजी करना बहुत मुश्किल काम रहा होगा कि हमें युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, हमने समझौता किया हुआ है। परंतु वह हर हाल में त्रिराष्ट्र मैत्री को बनाए रखना चाहता था। 31 जुलाई को इंग्लैंड ने फ्रांस और जर्मनी की सरकार के पास एक पत्र भेजकर दोनों से पूछा कि क्या वे बेल्जियम की तटस्थता को बनाए रखने का वचन देने को तैयार हैं। मतलब कि इंग्लैंड की सरकार जो थी उसने फ्रांस को भी लेटर भेजा और जर्मनी, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, इन दोनों की सरकार को एक पत्र भेजकर पूछा कि क्या बेल्जियम को अलग रखेंगे, बेल्जियम को हम युद्ध में शामिल नहीं करेंगे, उसे तटस्थ रखेंगे। अब क्या है कि फ्रांस ने तो आश्वासन दे दिया, परंतु जर्मनी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अतः 4 अगस्त को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन आपसे पूछ सकता है कि इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में कब भाग लिया, तो आपको तारीख याद रखनी है 4 अगस्त 1914 को। किसके विरुद्ध इंग्लैंड की एंट्री होती है, जर्मनी के विरुद्ध। 4 अगस्त को इंग्लैंड और जर्मनी के साथ ही विश्व के बड़े देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। यूरोप के साथ साथ इसमें कुछ एशियाई देश भी शामिल हुए, जो एशियाई महाद्वीप हैं उसके देश भी शामिल हो गए, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्लैंड वगैरह, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया यही हैं। तो 7 अगस्त को मोंटेनेग्रो ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। अब ये मोंटेनेग्रो किस साइड है, ये इंग्लैंड, फ्रांस, रूस की साइड है, सॉरी रूस की साइड नहीं, ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साइड है। इसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया। इसके बाद जापान भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध खड़ा हो गया। मतलब जापान किस साइड है, जापान भी रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, पुर्तगाल, इनके साइड ही कौन है, जापान देश भी। 29 अक्टूबर 1914 को तुर्की ने भी रूस के काला सागर में स्थित बंदरगाहों पर भारी बमबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। रूस किस साइड है, रूस जर्मनी की साइड है, सॉरी जो रूस नहीं, तुर्की, ठीक है, तुर्की जर्मनी की साइड था। उसने अटैक किस पर किया, रूस की बंदरगाहों जहाँ से समुद्री जहाज़ों से व्यापार होता है उन पर भारी बम बरसाए। तो अब रूस को गुस्सा आ गया, उसने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया कि तूने हमारे बंदरगाहों पर बमबारी, क्योंकि हम तेरे खिलाफ युद्ध करेंगे। तो तुर्की के जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों की चिंता बढ़ गई। तुर्की जो था वो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, तो इसके युद्ध में भाग लेने से जो अपोजिट राष्ट्र थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये टेंशन में आ गए, क्योंकि इसके कारण स्टेट्स के मार्ग से रूस को रसद सामग्री भेजना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक रास्ता था कहाँ से, टर्की से होकर गुजरता था, उसी रास्ते से जो है वो रूस देश को
रसद सामग्री, जो खाने पीने का सामान था, वो ट्रांसफ़र किया जाता था, वो भेजा जाता था। अब रूस को चिंता हो गई कि अब टर्की हमारा दुश्मन हो गया है तुर्की, तो वो हमें इस रास्ते से गुजरने नहीं देगा, इसलिए जो है थोड़ा सा टेंस हो गए। और यह भी डर सताने लगा कि कहीं अफ्रीका और एशिया के मुसलमान इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध विद्रोह ना कर दे। तो ये घटना थी इंग्लैंड के युद्ध में भाग लेने की। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी कि इंग्लैंड ने किसके खिलाफ भाग लिया। इंग्लैंड भाग लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक समझौता किया हुआ था, उसके कारण जो उसे 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। धीरे धीरे जापान भी इसमें शामिल हो गया, तुर्की भी इसमें शामिल हो गया। तो आज की क्लास जो है हम इतनी ही करेंगे, मैं आपको पार्ट में पढ़ाऊँगी। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम इटली का युद्ध में शामिल होना देखेंगे, फिर हम अमेरिका का युद्ध में शामिल होना देखेंगे कि कैसे कैसे वो शामिल होते हैं। क्योंकि अगर मैंने इस टॉपिक को आपको लंबी क्लास में पढ़ाया तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, ना ही आपको याद होगा। तो कारण को पढ़ने के बाद आप इनकी घटनाओं को पढ़ना कि इंग्लैंड के युद्ध में एंट्री कैसे होती है और इंग्लैंड कौन सी साइड था। सबसे पहले तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से देश एक साइड है और कौन कौन से देश उनके अपोजिट हैं। ओके, तो ये आप अच्छे से जब कारण को पढ़ते हैं ना, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, तो उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है और ये चीज़ें याद करने से ही याद रहेंगी। तो जब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि कौन किसके अपोजिट युद्ध कर रहा है, तो आपको ये जो घटनाएं हैं बहुत आसान लगेंगी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी और टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो मुझे उसके बारे में भी आप बता देना। ओके, थैंक यू एवरीवन।